लेक्चर नंबर बोलें 49। अच्छा जी, पेज 193 निकालें। पेज 193 सेक्शन है जी 22 और 23 डेप्रिशिएबल एसेट्स का, और इंटेंजिबल्स का सेक्शन है सेक्शन 24। खरीदने के साल में 50% डेप्रिशिएट करेंगे और बेचने के साल में भी 50% डेप्रिशिएट करेंगे। अभी इधर देखते रहें डेप्रिशिएबल एसेट्स को, पेज 193, लेकिन अभी देखते रहें ऊपर। डेप्रिशिएबल एसेट्स में डेप्रिशिएट करने का तरीका क्या है? WDV मेथड। डेप्रिशिएबल एसेट्स में डेप्रिशिएट करने का तरीका क्या है? WDV मेथड। अभी इस बात को मैं जरा क्लास पूरी होती है एक्सप्लेन करता हूं। गेन लॉस निकालने में 4 एक्सेप्शंस हैं। 4 में से कितनी एक्सेप्शंस कल पढ़ ली थी? 3 एक्सेप्शंस पढ़ ली थी, उनको मैं अभी रिवाइज करवाता हूं। अच्छा जी, अभी सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं लेट आने वाले। इंटेंजिबल्स के लिए कौन सा सेक्शन है? 24। खरीदने के साल में आपने कैसे अमोर्टाइज करना है? नो 50% फैक्टर, कोई 50% फैक्टर नहीं लगाना। आपने अमोर्टाइज करना है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज। याद आ रही होंगी बातें। लेकिन बेचने के साल में इंटेंजिबल्स को अमोर्टाइज नहीं करना, ऐसा ही है। और मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन क्या है? स्ट्रेट लाइन। अगर रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो तो माइनस। इंटेंजिबल्स में इनिशियल अलाउंस का कोई तस्वर नहीं है। ओके। अच्छा यार, ये ऑब्वियसली ये रूल नए पाकिस्तान वाले, आपको पता है। अगर आपने एसेट कब खरीदा है? यकम जुलाई 20 से आफ्टर, हाँ यकम जुलाई 20 या उसके बाद अगर आपने एसेट खरीदा है तो फिर ये रूल है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यार ये जो इनिशियल अलाउंस है ना, इनिशियल अलाउंस के लिए ये रूल है। ये आपने जरूर रूल बताना है। आपकी रो में जो लेट आएंगे जरा उनको एंड पे जाते जाते ये बात जरा बता देनी है, ये बात इंपॉर्टेंट है। इनिशियल अलाउंस जो है वो किन एसेट्स पे मिलता है वो हम बात करने लगे। पहले हमने बात की थी किन पे नहीं मिलता। इनिशियल अलाउंस 3 एसेट्स पे नहीं मिलता, 4 पे नहीं मिलता, वो हमने पढ़ा था। अब मिलता किन पे है? नया प्लांट अगर पाकिस्तान से खरीद लें, इधर देखो पहले 1 मिनट, नया प्लांट अगर पाकिस्तान से खरीद लें इनिशियल अलाउंस मिलेगा। ओके। नया आउटसाइड पाकिस्तान से खरीदें, चाइना से, फ्रांस से, या पुराना आउटसाइड पाकिस्तान से खरीदें। अच्छा, पुराना प्लांट खरीदने पे इनिशियल अलाउंस मिल रहा है? आउटसाइड पाकिस्तान है। हमने क्या पढ़ा था? सेकंड हैंड अगर पाकिस्तान से खरीदें तो इनिशियल अलाउंस, लेकिन अगर सेकंड हैंड बाहर के मुल्क से खरीद लें तो इनिशियल अलाउंस मिलेगा। और इन द एंड कंप्यूटर्स के ऊपर भी इनिशियल अलाउंस मिलता है। अच्छा, ये थोड़ी सी ना एक जजमेंटल सी बात है कि कंप्यूटर में इनिशियल अलाउंस मिलता है या नहीं। उसमें वाज़े तौर पे लॉ में लिखा नहीं हुआ, लेकिन फिर कंप्यूटर पे अगर मिलता है तो रेट हमें 25% ही लगाना पड़ेगा। लोगों की राय है कंप्यूटर पे भी इनिशियल अलाउंस मिलता है। तो अब वो एसेट्स याद रख लें जिनके ऊपर इनिशियल अलाउंस मिलता है। नंबर 1, न्यू प्लांट के ऊपर मिलता है। नया हो प्लांट या पुराना प्लांट हो और बाहर के मुल्क से आया हो उस पर भी मिलता है, और कंप्यूटर के ऊपर भी मिलता है। एक ही दफा जगह बना दें, एक ही दफा बस, ठीक है, इस रो में रहने दें। और इधर हो जाए, और इधर और इधर हो जाए। आप ये एक ही दफा बना दें, फिर क्लास रोकी है मैंने। मतलब आप भी थोड़ी थोड़ी जगह बना दो, एक एक बंदे की, कम से कम हर रो में बना दो जगह, एक एक बंदे की सिर्फ बना दो जगह, एक एक बंदे की। ओके, चलें जी। अच्छा जी, अब हमने जो है वो जो रूल्स पढ़े थे वो मैं जरा देखने लगा हूं। हमने क्या रूल्स पढ़े थे? एक हमने रूल पढ़ा था वो महंगी गाड़ियों के लिए था। एक हमने रूल पढ़ा था कल ऐसी बिल्डिंग के लिए था जिसकी कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ जाए। एक हमने उसके लिए पढ़ा था रूल। अच्छा, एक रूल हमने परसों पढ़ा था वो हर किस्म के एसेट के लिए है, चाहे बिल्डिंग है, चाहे प्लांट है, चाहे फर्नीचर है, जो मर्जी है, हर किस्म के एसेट के लिए है। शर्त क्या है? कि वो एसेट पार्टली बिजनेस और पार्टली पर्सनल यूज में आ रहा हो। अच्छा, अब ये रूल्स हैं क्या और इनको अप्लाई कैसे करना है, तो इसको एक एक मिनट जो है वो जरा नजर मारते रहें। इनमें करना क्या होता है? अगर एक ऐसा एसेट है जो पार्टली बिजनेस और पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हुआ है, तो उसमें क्वेश्चन 3 हमने किया था क्लास में। उसमें क्या करना होता है? सेक्शन 22 का 9 कहता है अगर एक एसेट पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो तो बेचने के वक्त बीवी को बढ़ा देना है। तो ये थी बीवी, हमने इसको लिया और इसको बढ़ा दिया। बस ये 2 सवाल आपको होमवर्क में भी दिए थे। तो बुक वैल्यू को बेचने के वक्त बढ़ा देना है, बस ये पहली बात होगी। दूसरी बात, अगर आप महंगी गाड़ी खरीदी हो 25 लाख से ऊपर वाली, जब आप बेचने जाएं तो बेचने के टाइम आपने बीवी को कुछ नहीं कहना। बीवी माइंड करेगी, बीवी को कुछ नहीं कहना।
बीवी को एज इट इज लिख दिया। छेड़ना किसको है? ए ओवर बी ए इंटू बी ओवर सी। क्लियर? किधर जिसने सवाल पूछा था? ये दोनों बातें समझ आ गई? जब पार्टली बिजनेस और पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा हो तो क्या करना है? WDV में डिडक्शंस नॉट अलाउड। और जब 25 लाख से ऊपर वाली गाड़ी खरीदी हो और वो बेच दें तो बेचने के वक्त क्या करना है? कंसिडरेशन को A इंटू बी ओवर सी कर देना। WDV को नहीं छेड़ना, माइंड करेगी, WDV को नहीं छेड़ना। और ये थोड़ा सा जरा अजीब सा रूल था, जब आपने कोई बिल्डिंग बेच दी ना जिसकी कंसिडरेशन कॉस्ट से ज्यादा थी, तो उसमें पता है आपने क्या करना है? उसमें फिर आपने ये करना है कि हमने कल एग्जांपल 5 की थी, उसमें ये करना है कि बीवी के फॉर्मूले को एक्सटेंड कर देना है। पहले तो ये देख लेना महंगी बेची, बीवी के फॉर्मूले को क्या कर देना है? जब बीवी के फॉर्मूले को एक्सटेंड करना है तो ये WDV है, इसका फॉर्मूला क्या एक्सटेंड हो गया? कॉस्ट माइनस अकोमोडेशन। अब दिखने में कॉस्ट क्या थी, लेकिन इसकी जगह क्या लिख दी? कंसिडरेशन। अकोमोडेशन कैसे निकाली? वो सही वाली कॉस्ट लेके, कॉस्ट माइनस WDV इज इक्वल टू अकोमोडेशन। क्लियर? अब आपने ये 14 के 14 सवाल जो है ना, जो डिप्रिसिएशन के दिए हुए हैं, ये सारे के सारे आज होमवर्क में करने हैं, जो भी इसमें से रह गए हैं। अच्छा, अगली बात, आज ही नई बात पढ़ते हैं पॉइंट 14 में। ये तो 10 मिनट आप लोगों ने इधर ही खा लिए। पॉइंट 14 में किधर है? ये जी रूल है। अच्छा यार, एक पॉइंट रह गया था, ये बता दिया करें यार, आप लोग इतने ज्यादा लोग बैठे होते हैं। एक पॉइंट भी रह गया था हमारा, और एक बात भी मुझे याद पड़े, मैंने कल गलत कर दी थी। वो कोई गलत की नहीं थी, इतनी बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो क्या बात थी। बहरहाल ये पॉइंट 7 कल हमारा रह गया था। ये जाते जाते कोई चीज रह रही हो तो होश के नाखून रखा करें, बताया करें ये पॉइंट रह गया है। पॉइंट 7 ना मैं आपको WDV मेथड से नहीं समझा सकता, इसलिए मजबूरन पॉइंट 7 मुझे आपको समझाना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन मेथड से, क्योंकि यार एक कॉन्सेप्ट है एसेट का फुली डेप्रिशिएट हो जाना। तो WDV मेथड में ना एसेट डेप्रिशिएट होते होते सालों लग जाते हैं। यानी अगर आपने 100 रुपए की चीज खरीदी, पहले साल 15 डेप्रिशिएट, फिर 13, फिर 11, फिर 9, फिर 8, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर WDV मेथड में पता नहीं कितने साल लग जाते हैं एसेट को फुली डेप्रिशिएट होते होते। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड के एतबार से ये चीज मैं आपको समझा देता हूं, ये जरा समझानी आसान है। एक एसेट मैंने खरीदा 90 रुपए का, अब मैंने इसको स्ट्रेट लाइन बेस पे 3 साल में क्या कर दिया? फुल्ली डेप्रिशिएट। बिल फर्ज एसेट ने कहा मैं चौथे साल भी तेरे साथ हूं, बताएं चौथे साल डेप्रिशिएट करेंगे, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। क्लियर? तो मैक्सिमम एक जग में से कितना पानी निकाला जा सकता है? मैक्सिमम एक एसेट को कितना डेप्रिशिएट किया जा सकता है? जितनी उसकी कॉस्ट है। और कुछ एसेट्स ऐसे हैं डेप्रिसिएशन के अलावा इनिशियल अलाउंस भी उनका लगता है। द टोटल डेप्रिसिएशन, देखें ऊपर पूछा, द टोटल डेप्रिसिएशन द and initial allowance shall not be greater than cost. अपने total depreciation shall not be greater than cost. मैक्सिमम भी एक एसेट को कितना डेप्रिशिएट किया जा सकता है? इसमें बताने वाली बात क्या थी? बहरहाल क्या? अच्छा, ऐसे ही मुझे याद पड़े, ऑनलाइन वाले असल में जरा कुछ बच्चे माशाल्लाह हैं, गौर से बात सुनते हैं, आप लोग भी अच्छे बच्चे हैं, लेकिन पता नहीं आप लोगों को, मुझे ये याद पड़े कि ये जो व्हीकल खरीदी थी ना ये 21 के साल में, तो मैंने बोल दिया था कि इसकी डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 21 है। इसकी डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई, मेरे ख्याल से बोला था शायद इसकी डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 21 है। इसकी डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 21 नहीं है, इसकी डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 20 या उसके बाद होगी। क्यों? क्योंकि ये टैक्स ईयर 2000, तो टैक्स ईयर 2021 बताएं शुरू कब हुआ? 1 जुलाई 20 को। तो अगर 1 जुलाई 20 को शुरू हुआ, तो अगर हमने 1 जुलाई 20 को भी खरीदा हो तो भी नया वाला लॉ लगेगा, पुराना वाला लॉ लगेगा। तो काम सारा कल हमने सही किया था, खरीदने के साल में 50% डेप्रिशिएट किया था, बेचने के साल में भी बोले 50% डेप्रिशिएट किया था। वो वैसी एक बात में ज़हन में आ गई, छोड़ें इसको। पॉइंट 7 इज डन। ओके, नाउ कम ऑन द लास्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट 14। ओके, इधर देखना सिर्फ स्क्रीन की तरफ। सफी लिमिटेड एक्सपोर्टेड इट्स स्पेशल प्लांट, ये ना एक्सपोर्ट्स का रूल है, बाहर के मुल्क में आपने एसेट बेच दिया। सफी लिमिटेड एक्सपोर्टेड इट्स प्लांट टू सफी ओवरसीज इनकॉर्पोरेशन इन USA फॉर 4575,000। कितने का बेचा? 4575,000। व्हाट इज दिस? यार कॉस्ट कहां से आ गई यार? खुदा का खौफ करें यार, खुदा का खौफ करो। फॉर 4575 एक्सपोर्टेड फॉर 4575 कंसिडरेशन। ऐसे सुबह सुबह बुलवाते हैं, इट इज कंसिडरेशन। अच्छा जी, खरीदा कितने का था? 3958। अच्छा, इसने खरीदने की तारीफ वगैरह नहीं दी,
तो कहते हैं WDV मेरी तरफ से, तो एंड द WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वाज 2657। ठीक है जी, WDV मिल गई। अब ऐसा करें, मुझे बताएं कि जनरल रूल क्या है। कंसिडरेशन कितनी है जी? 4-5, और बेचने के वक्त हमें बीवी चाहिए होती है, कॉस्ट चाहिए होती है, फिर मारा कह रहा है WDV। अच्छा सॉरी, 26। इट इज जनरल रूल और इज इट अ न्यू थिंग? इट इज जनरल रूल एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट एज पर द जनरल रूल्स आर कंसर्न। जहां तक जनरल रूल्स का ताल्लुक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। क्लियर? नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये है एक्सपोर्ट्स का रूल। एक्सपोर्ट्स के रूल में आपने क्या करना है? एक्सपोर्ट्स के रूल में आपने एक काम किया करना है। एक्सपोर्ट के रूल, इधर एक्सपोर्ट के रूल, आ जाओ। एक्सपोर्ट के रूल में आपने एक काम किया करना है, कंसिडरेशन में से क्या माइनस करनी थी? WDV। तो कंसिडरेशन बोले तो 4-5, WDV 2-6, 4-5-7-5 और 2-5-7। अब ये जो हमारी वर्किंग है ना एक्सपोर्ट्स वाली, ये सबसे आसान वर्किंग है, ये इसलिए आखिरी टाइम के लिए रखी हुई थी। इसमें एक आवाज आया करेगी, जरा फील कीजिएगा, अंदर तक आपको महसूस होगी। 4-5-7-5 एक आवाज आया करेगी, बोले क्या? 4-5। ये जो आवाज आया करेगी 4-5-7-5 वाली, इसका मतलब होगा यहां आपने कंसिडरेशन को काटा है। कल किसको काटा था? काटा था पे हंस क्यों रहे हो? हम इंसान हैं प्लीज। कल किसको काटा था? काटो काटो, कॉस्ट को काटा था। क्या लिखा था? काट के क्या लगाई थी? मरहम पट्टी। आज किसको काटो? कंसिडरेशन को काटो। किसको काटो? और कंसिडरेशन को काट के बोलो क्या लिख दो, वो मैं बताऊंगा, लॉ बताएगा। इफ अ पर्सन एक्सपोर्ट्स और ट्रांसफर्स आउट ऑफ पाकिस्तान आ डेप्रिशिएबल एसेट यूज्ड इन, पहले कहां यूज हो रहा था, फिर कहां भेज दिया? USA। इट विल बी अज्यूम्ड दैट द बंदा हैज डिस्पोज्ड ऑफ द एसेट फॉर अ कंसिडरेशन इक्वल टू, ये समझा जाएगा उसने कितने का बेच दिया, जितनी उसकी क्या थी। अब तो लूटी मच चुकी है ना अजीब अजीब बातों की। अब ये बात भी हमें अजीब सी महसूस नहीं हो रही। पहले तो पहले दिन पता नहीं अजीब अजीब सी महसूस हो रही थी, अब तो ये बोंगियां मारी जा रहे हैं, हम भी एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। अब पता चल गया बोंगा है, तो हम भी अजीब सी चीज एक्सपेक्ट कर। अच्छा चल ठीक है यार, जो तू कह रहा है। तो कितने का बेचा? इक्वल टू फॉर अ कंसिडरेशन, आई हैव सोल्ड इट फॉर अ कंसिडरेशन इक्वल टू। टीचर से भी ज्यादा तैयार हो के आया भाई। ये क्या लगाया हुआ है जेब में? निकाल सकते हैं? निकल आएगा, मेरी जेब में लग जाएगा, जबरदस्त। तो फॉर अ कंसिडरेशन इक्वल टू कितने का बिका बोले? फॉर अ कंसिडरेशन इक्वल टू कॉस्ट। तो बताएं जी, कॉस्ट इधर लिखवाएं जल्दी 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 जल्दी। 3958। धक धक तो नहीं करा तेरा दिल? 3958 कितने रुपए का? अच्छा 3958। अच्छा अनमोल है, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट है जी। अच्छा बताएं जी। मोहतरम बताओ बीवी क्या आई? बीवी, एक मिनट सारे चुप कर जाए आप। मोहतरम बीवी क्या आई, जल्दी बताओ। हाँ ये तो गेन लॉस है। मैं यही सोच रहा था नींद पूरी करके आया तुझे नहीं। टैक्स वालों का गेन या लॉस, बताएं जी गेन कितना आया? सर्दी लग रही है, ऐसे करके नहीं बैठना पूरी क्लास में। 101। तो यार ये ना इसको ऐसे करें, ये 3958 की जगह दिल क्या चाह रहा था लिखने को? 4575, लेकिन उसको काट के क्या लिख दिया? 3958। क्लियर? ये लो वापस। हाँ जी, नहीं क्या? ओहो हो मोहतरम, इसमें कोई ऐसी बात मैंने नहीं की कि कंसिडरेशन कॉस्ट से कम है, कंसिडरेशन कॉस्ट से ज्यादा है। इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है। जो मर्जी कंसिडरेशन है, 3.9 है, 1.2 है, जो मर्जी है, 7.4 है, जो सॉरी इधर मुझे उंगली रखनी चाहिए थी, 4.5 है, 2.5 है, जो मर्जी है। इसको कंसिडरेशन को आपने काट देना सवाल से, और कंसिडरेशन को काट के क्या लिख देना है। बाकी इसके पीछे लॉ मेकर की क्या हिकमत है, जो भी हो हमें उससे क्या। लेकिन इसमें ना एक बात याद रखिएगा, कई दफा ऐसा होता है कि बाहर के मुल्क में ना एसेट बिना पैसों के भी बेचा जाता है। ट्रांसफर्स आउट, एक्सपोर्ट नहीं, दो बातें हैं। एक्सपोर्ट्स आर, ट्रांसफर्स आउट का मतलब ये होता है कि बाहर के मुल्क में आपने एसेट दे दिया है बिना पैसों के। बिना पैसों का मतलब होता है, बिना पैसों के कोई दुनिया में ऐसा नहीं देता। वो ये होता है कि कई दफा आपका इधर हेड ऑफिस होता है, आप ब्रांच को एसेट भेज देते हैं बाहर के मुल्क में, इसको भी ट्रांसफर ही समझी जाएगी। और कितने का बेचा जाएगा? जितनी उसकी क्या थी, कॉस्ट। अच्छा इसमें आपने देखा ना, कुछ करना नहीं है, ऐसे ना कुछ एरोस लगा लिया करें ताकि इसमें कुछ करना नहीं है। बीवी को तो बिल्कुल कुछ नहीं करना,
एज इट इज लिख देना। और जब लिख रहे होंगे कंसिडरेशन तो उसकी जगह अनलकीली क्या लिख देना है, कॉस्ट को लिख देना है। तो कोई एक्सटेंड नहीं करना फॉर्मूला, ये तो 10 काम है, बिल्कुल आसान सा काम था, काफी जल्दी हो गया। अब 4 रूल बन गए, चौथा और आखिरी रूल 22 का 14। एनी एसेट, कोई भी एसेट हो जो आपने क्या कर दिया हो, एक्सपोर्ट कर दिया हो। इफ अ पर्सन एक्सपोर्ट्स और ट्रांसफर्स आउट ऑफ पाकिस्तान अ डेप्रिशिएबल एसेट यूज्ड इन पाकिस्तान, it will be assumed that person has disposed a asset for a consideration equal to, किसको छेड़ने, किसको छेड़ने, कंसिडरेशन को काट देने, उसकी जगह क्या लिख देनी है, कॉस्ट लिख देनी है। क्लियर? अच्छा, तो अब मोहतरम ये किस एसेट के लिए रूल है, हर एसेट जो क्या हो, एक्सपोर्ट हो। क्लियर? अब बता दें पहला रूल क्या पड़ा था परसों, ऐसा एसेट जो पार्टली बिजनेस और पार्टली प्राइवेट यूज हो रहा था और वो बिक गया था, उसमें क्या किया था, बीवी बोला करो यार, बात याद रहती है। उसमें क्या किया था, बीवी को बढ़ा दिया था बाय द अमाउंट ऑफ डिडक्शंस, और फिर जब गाड़ी बेची थी तो कंसिडरेशन को छेड़ा था और क्या कर दिया था, बीवी को कुछ नहीं कहना गाड़ी बिके तो, बीवी को कुछ नहीं कहना गाड़ी बिके तो, क्या करना है, सिर्फ कंसिडरेशन को A इंटू B ओवर C कर देना, होंठ हिलाया आई में तो। और तीसरा काम क्या करना है, अगर आपकी बिल्डिंग बिके, अगर आपकी क्या बिल्डिंग बिके और बिल्डिंग आपकी बिक जाए कॉस्ट से भी महंगी, तो ऐसी सूरत के अंदर आपने क्या करना है, बीवी के फॉर्मूले को एक्सटेंड कर देना है। बीवी के फॉर्मूले को, बीवी का फॉर्मूला नंबर 1 लिखना है, यानी कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड। जब बीवी के फॉर्मूले को एक्सटेंड करना है तो वहां प्यार से कॉस्ट को काट देना है। हम इंसान हैं, इसके बावजूद फिर भी हम कॉस्ट को काट के वहां क्या लिख देंगे, और जब एसेट एक्सपोर्ट हो तो कंसिडरेशन को काट के क्या लिख देंगे, कॉस्ट लिख देंगे। कल हमने कॉस्ट को खाचा था, आज हमने कंसिडरेशन को खाचा है। ये लिख लें, खाचा किसको है, कल किसको खाचा था, आज किसको खाचा है। हमें खाचने की आदत पड़ गई है, सॉरी इस तरह ना गजाएगा करें, वो मैंने कल भी काटा था, आज भी मैंने काटा है, और बेटा तो मैंने सीए करने भेजा था। इधर उधर ना देखा करें, साथ वाला बहुत संजीदा है, वो नहीं पूरी क्लास में मुस्कुराता। आप अपना एंजॉय करें बस। ओके, क्या वो तो सेल्स टैक्स में, हम इनकम टैक्स में है। ओके, अच्छा जी, बैठे बैठे आप पहुंच जाते हो दूर बहुत। आ जाए जी, मेरा अच्छा साल। चले जी आगे। ठीक है जी, अब जरा न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि सैटरडे को आपको पता है हमारे पास गुंजाइश होती है, पूरी क्लास थोड़ी लेंथी भी हो जाए तो मसला नहीं होता। तो न्यूमेरिकल करवाने हुए तो आपको सैटरडे को भी करवा दूंगा मैं। तो आज जरा न्यूमेरिकल की बेस बन जाए, ताकि आपने कुछ सवाल पूछने हैं तो आप लाइव ही मेरे से पूछ लें। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आ जाएं। कौन सा पेज बनेगा यार, कोई सादा सा न्यूमेरिकल करते हैं। पेज 194 पे है, 192 बोले 2। ये मसला कब से आपके साथ। अच्छा जी, 192 क्वेश्चन नंबर 1। यार हाथ फेरे पहले, बिस्मिल्लाह पढ़े, हाथ फेरे साथ वाली किताब पे भी 2-3 सफ़ों पे हाथ फेरे जरा। मिस्टर आसिम हैज प्रोवाइडेड यू दी फॉलोइंग डिटेल। क्या दे रहे जी वो आपको, नंबर 1 क्या दे रहे, सेल। भाई ये नजर आ रहे 48, ये बटन तो नहीं बीच में आ रहे पीछे। अच्छा, सेल है जी कितनी, अब सेल कितनी है बिजनेस की, और कॉस्ट ऑफ सेल 120। एम्प्लॉइज को कितनी तनख्वाह दी, 15। ये रुपीज इन बिलियन है। अच्छा, एम्प्लॉइज को कितनी तनख्वाह दी, 15। डेप्रिसिएशन, पेनल्टी टू गवर्नमेंट, कुछ कान खड़े हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं साथ वाले के कान, कुछ चीजें याद आ रही हैं। पेनल्टी टू गवर्नमेंट नहीं याद आया, अच्छा मैंने कहा अलाउड नहीं है। पेनल्टी टू गवर्नमेंट को याद आ रहे, रिपेयर एक्सपेंस तो ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बेच दी उस पर लॉस आया, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है। गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अच्छा, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए खर्चे क्या हो चुके हैं, माइनस हो चुके हैं, ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। और प्रॉफिट तक पहुंचते हुए इनकम्स क्या हो चुकी हैं, ऐड हो चुकी हैं। क्लियर? अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, ये वो प्रॉफिट एंड लॉस है जो आप
अकाउंटिंग की क्लास से ताजा ताजा बना के लाए, बिल्कुल फ्रेश, खस्ता, क्रिस्पी, तेल लगे हुए। ये वो है जो भूख लगी है, ये वो है जो आप किसकी क्लास से बना के लाए हैं? अकाउंटिंग की क्लास से बना के लाए हैं। क्लियर? अच्छा मुझे ये बताएं, बल्कि आज फरमाएं आप कि ये अकाउंटिंग वाले टीचर जहन में लेके आए ना, कौन से? सर उमैर और सर नवीद और सर नासिर और नहीं, इंट्रो तो नहीं वो पढ़ाते हैं। अच्छा, तो अकाउंटिंग वाले सर जहन में लेके आए, तो अकाउंटिंग वाले टीचर की क्लास से आप ये प्रॉफिट एंड लॉस बनवा के लाए और आपने कहा हमने क्या कैलकुलेट करना है? टैक्स कैलकुलेट करना है। जब अकाउंटिंग वाले टीचर जो है वो डेप्रिसिएशन निकलवा रहे थे, तो अकाउंटिंग वाले टीचर तो डेप्रिसिएशन निकलवा रहे थे स्ट्रेट लाइन मेथड पे। जब अकाउंटिंग वाले टीचर डेप्रिसिएशन निकलवा रहे थे तो वो डेप्रिसिएशन निकलवा रहे थे आउटपुट मेथड पे। पता नहीं कौन कौन से मेथड होते हैं अकाउंटिंग की क्लास में। टैक्स वाले सर ने कहा ओ खुदा का खौफ कर, तूने प्लांट पे इनिशियल लॉस लिया है। आपने कहा वो क्या होता है? अकाउंटिंग वाले सर ने तो हमें इनिशियल लॉस नहीं बताया था, तो वो क्या चीज होती है सर? आप एकदम उछल के सर वो क्या होता है? तो अकाउंटिंग वाले टीचर ने तो अगर एसेट जो है वो यकम जून को खरीदा था, तो अकाउंटिंग वाले टीचर ने 1/12 का फैक्टर लगाया होगा और 1/12 का फैक्टर लगा के ये कहा होगा भाई 1 महीना इस्तेमाल हुआ है यकम जून से 30 जून, तो 1/12 लगा दो। तो आपने अकाउंटिंग वाले सर को खड़े होकर कहा सर 50% लगाएं, खुदा का खौफ करे, क्या कर रहे हैं तू? सर ने कहा चपेट मारो इसको, टैक्स की क्लास में ले जाओ। टैक्स की क्लास में पहुंचा, टीचर नहीं था। अकाउंटिंग की तो अकाउंटिंग वाले रूल अकाउंटिंग की क्लास में, टैक्स पे दांत अंदर का, अकाउंटिंग वाले रूल अकाउंटिंग की क्लास में और टैक्स वाले रूल। तो अकाउंटिंग के टीचर ने तो पता नहीं क्या क्या आपके कॉन्सेप्ट्स खराब किए हैं कि यकम जून को खरीदें तो 1/12 करते हैं और पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं अकाउंटिंग के टीचर, यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड और पता नहीं स्ट्रेट लाइन मेथड। हमें तो WDV मेथड का पता है। तो मोहतरम ये जो डेप्रिसिएशन है ना, ये आप अकाउंटिंग की क्लास से लेके आए हैं। इस डेप्रिसिएशन को ना टैक्स वाले मारेंगे घूरी, इस डेप्रिसिएशन को टैक्स वाले घूरी मारेंगे। जैसे ही घूरी मारेंगे तो ये डेप्रिसिएशन हो जाएगी लालो लाल। ठीक है, चपेट मारने से लाल हो जाता है ना बंदा, तो ट्राई करते हैं। तो इस डेप्रिसिएशन को टैक्स वाले क्या मारेंगे? क्योंकि ये किन रूल्स के मुताबिक है? तो इस डेप्रिसिएशन का नाम बोलें अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन। नहीं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन नहीं बोलें, इसका नाम उर्दू में अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन। आगे चलें जी। तो पेनल्टीज पे की आपने, कोई रिपेयर का खर्चा किया, नॉर्मल से खर्चा है। ये लॉस ऑन जो बिल्डिंग की सेल है, ये अकाउंटिंग के टीचर ने निकलवाया हुआ है या ये टैक्स वालों ने निकलवाया हुआ है? और भाई टैक्स वालों ने कहा निकलवाया हुआ है? अभी तो अकाउंटिंग के टीचर की क्लास से आया आप। तो ये जो अकाउंट लॉस आया बिल्डिंग पे, इसमें जो बीवी ली होगी अकाउंटिंग वाले सर ने, अकाउंटिंग वाले सर ने जो बीवी ली होगी वो कौन सी वाली ली होगी? अकाउंटिंग रूल्स वाली या टैक्स रूल्स वाली? वो पता है दोनों बीवीज अलग अलग होती हैं। तो अकाउंटिंग रूल्स वाली बीवी ली होगी या टैक्स रूल्स वाली? अकाउंटिंग रूल्स वाली। तो इसका मतलब है ये बीवी पता नहीं क्या बीवी होगी। और दूसरी बात ये कि अगर अकाउंटिंग वाले टीचर ने 25 लाख से ऊपर गाड़ी बिकवाई होगी तो कंसिडरेशन को कोई A/B/C किया होगा। तो अकाउंटिंग वाले टीचर ने वो जो हम लुट शुट मचा रहे हैं 2 दिन से, वो मचवाई होगी लुट। तो जब अकाउंटिंग वाले टीचर ने ये काम नहीं करवाया होगा तो टैक्स वाले मारेंगे घूरी 4 को। घूरी मारेंगे कि ये टैक्स वालों के मुताबिक ये लॉस अजीब सा लॉस है, ये किन रूल्स के मुताबिक लॉस है? उर्दू में बोलें इसका नाम 4 रुपए का अकाउंटिंग वालों का लॉस। बोलें ऐसे आंखें बंद करके ऐसे रखे, बोलें 4 अकाउंटिंग वालों का लॉस। बोलें अकाउंटिंग मुझे देख रहे हैं अकाउंटिंग आंखें बंद करके बोलें अकाउंटिंग वालों का लॉस। इसे टैक्स वाले तो नहीं मानेंगे। आगे चलें, चिक्के रखें। गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, इसी तरह फर्नीचर बिचाए, हो सकते हैं पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा हो, कोई भी वजह मुझे नहीं पता। बहरहाल अकाउंटिंग वाले सर ने इस बात को नहीं कंसिडरेशन में लिया होगा, उन्होंने अपने तरीके से गेन लॉस निकाला होगा डिस्पोजल का टी अकाउंट बनवा के। तो अकाउंटिंग के टीचर ने पता नहीं इसका गेन लॉस कैसे निकाला है। इस 9 रुपए का नाम कोई शहजादा बता दे आज। नहीं पूरी बात किया करें, अकाउंटिंग वालों का गेन। तो मोहतरम जरूरी नहीं होता कि सास जो है बहू के हर काम में गलती, जरूरी नहीं होता कि आप हर फिगर में गलती निकालें, जरूरी नहीं होता हर फिगर में गलती निकालें। कोई अगला बंदा सही काम भी कर रहा होता है। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि अकाउंटिंग वालों का और टैक्स वालों का, यार वो किताब पकड़ा दे, कल तक पकड़ाएगा भाई? ये ना वैसे आपसे एक बात कर रहा हूं, ये ना इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो दुनिया में छपते हैं, और इसमें IAS 16 भी है जो आपने इंट्रो FR1 के अंदर पढ़ा होगा। और ये स्टैंडर्ड्स जो है ना, इनके ऊपर जो है वो कोई पता लिखा हुआ है किसी बाहर के मुल्क का। हाँ, इसके ऊपर लिखा हुआ है ये लंदन यूनाइटेड किंगडम के हैं, तो ये वहां से छप के आए हैं या IK अपने पाकिस्तान में छपवाए हैं, जो भी आप समझें। और ये किताब है टैक्स लॉज की, ये जो हमारे सिलेबस के अंदर है। तो ये पाकिस्तान के टैक्स लॉज हैं और इसलिए ये जो है पाकिस्तान में ही प्रिंट हुए हैं, ग्राउंड फ्लोर कोयटा सेंटर पूंछ रोड नियर चुबुर्जी लाहौर। तो ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट है। तो ये FBR की तरफ से दी गई है। तो ये पाकिस्तान के लोकल लॉज हैं। ये क्या है? पाकिस्तान के
पाकिस्तान के लोकल लॉज में हमने पढ़ा है कि बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%, और खरीदने के साल में 50% का फैक्टर, बेचने के साल में 50% का फैक्टर, और इनटेंजिबल्स को नंबर ऑफ डेज बेस पे अमोर्टाइज करने, ये हमने टैक्स रूल्स के मुताबिक पढ़ा है। अकाउंटिंग रूल्स आए और अकाउंटिंग रूल्स ने इसको चपेट मारी कि भाई ये बातें मैं नहीं मानता, मेरे तो अपने रूल्स हैं, मेरे तो बोले 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 अपने रूल्स हैं। तो अकाउंटिंग रूल्स आपको पता लगे, वो IAS 16 में आपने पढ़े थे डेप्रिसिएशन के, और टैक्स वालों के रूल्स लगे। अकाउंटिंग रूल्स हमारे सिलेबस में नहीं है, अकाउंटिंग वालों की डेफिनेशन गिवन होगी, अकाउंटिंग वालों की डेफिनेशन पेपर में हमेशा गिवन होगी, अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस गिवन होगा, वो हमें निकालना नहीं पड़ेगा, अकाउंटिंग वालों का टैक्स गेन लॉस हमेशा गिवन होगा। हमने जाके अदर इंफॉर्मेशन में देखना है कि टैक्स वालों को हमारी किस किस चीज पे एतराज है। अच्छा, कुछ चीजें वैसे ऐसी हुआ करेंगी जो न्यूमेरिकल के फेस से ही पता चल जाया करेंगी कि टैक्स वालों को इस पे एतराज है। जैसे पेनल्टी टू गवर्नमेंट, पता नहीं 3 रुपए या 5 रुपए कितनी है, 3 है। और खुदा का खौफ करो 5 वालों, यार खुदा का खौफ करो, छोड़े इन लोगों को, आप लोग इधर सोचे हो। अच्छा, तो पेनल्टी टू गवर्नमेंट ऑन द फेस ऑफ न्यूमेरिकली पता चल गया कि इस पे टैक्स वालों का एतराज था, क्योंकि सेक्शन 21 क्या कहता था, अगर आप पेनल्टी पे करें गवर्नमेंट को तो माइनस करने की इजाजत, इसने तो माइनस कर ली भी है, अकाउंटिंग वाले टीचर ने तो माइनस करा दी भी। आप अकाउंटिंग वाले टीचर पेनल्टी टू गवर्नमेंट माइनस कर रहे थे, जैसे ही अकाउंटिंग वाले टीचर पेनल्टी टू गवर्नमेंट माइनस कर रहे थे, आपके दिल में ख्याल आया सर खुदा के लिए ये पेनल्टी टू गवर्नमेंट माइनस ना करें, खुदा के लिए ये माइनस ना करें, ये हम टैक्स की क्लास में पढ़ के आए हैं, माइनस करने की इजाजत, तो खुदा के लिए ये पेनल्टी टू गवर्नमेंट माइनस ना करें। अकाउंटिंग के सरने का पुत्र, मुझे अकाउंटिंग की क्लास में करने दे, चलें सर कर ले हम, लेकिन टैक्स वाले इसको माइनस नहीं करने देंगे। ओके, अदर इंफॉर्मेशन, या टैक्स वाले कहते हैं 15 रुपए डेप्रिशिएट ना करो, कितना डेप्रिशिएट कर लो, 7 रुपए। टैक्स वाले कहते हैं कि 4 रुपए का लॉस रिकॉर्ड ना करो, कितने का लॉस रिकॉर्ड कर लो, 12 का करो, सही लॉस रिकॉर्ड 12 का कर लो। तो ज़ाहिर बात है टैक्स रूल्स में आपको पता डिफरेंस है, जिसकी वजह से पता नहीं किस किस तरीके से गेन लॉस निकालते हैं ये लोग। और फिर टैक्स वाले कहते हैं यार 9 रुपए तुम्हारा गेन नहीं है, तुम्हारा गेन तो कोई भी वजह बनी होगी, जैसे भी इन्होंने निकाला, तो बता दें जी 5 रुपए की जगह टैक्स वाले क्या माइनस करने देंगे, 5 रुपए की डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वालों ने डाली हुई है, उसकी जगह टैक्स वाले कितनी डेप्रिसिएशन माइनस करने देंगे, 7 रुपए, 0। अच्छा आगे चलें, अकाउंटिंग वालों ने बिल्डिंग पे लॉस कितना रिकॉर्ड किया है, टैक्स वाले 4 रुपए, 12 रुपए, हमारी तरफ से 12 रुपए माइनस कर लो, क्लियर। और इन द एंड क्या होगा, टैक्स वाले कहेंगे ये क्या है, हम कहेंगे गेन आया है, किस पे बेचने पे गेन आया, फर्नीचर के बेचने पे गेन आया, कौन सा मेथड लगाया होता है, स्ट्रेट लाइन का, चपेड़ में खुदा हो, ये गेन तुम्हारा गेन नहीं है। टैक्स वाले कहेंगे गेन हमारी तरफ से, हम कहेंगे नहीं हमारा का, चुप, गेन हमारी तरफ से। तो ये कौन से वाले गेन हैं जरा बताएं, टैक्स रूल्स वाले गेन है या अकाउंटिंग रूल्स वाले गेन है, टैक्स रूल्स वाले गेन है, और टैक्स रूल्स वाले लॉसेस भी हैं, और टैक्स रूल्स वाली डेप्रीसिएशन भी है। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कल कला को कि कल और कला 1 घंटे 10 मिनट के बाद कल कला, तो कल कला को ऐसा भी हो सकता है कि आपको इनिशियल अलाउंस दिया हो, इनिशियल, क्योंकि टैक्स वाले तो आपको पता है टैक्स डेप्रीसिएशन भी माइनस करते हैं, और टैक्स वाले तो इनिशियल अलाउंस भी रिकॉर्ड करते हैं। अब यार अल्लाह का शुक्र है, मेरा पास का तजर्बा ये रहा है कि तकरीबन जो है ना 30-40% बच्चा क्लास में इस न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन देखे बगैर कैलकुलेटर पर फिगर्स प्लस माइनस करके, जिन्होंने FR2 पढ़ा हुआ है मैं उनसे बात नहीं कर रहा और उन्होंने जरा खामोश रहना है, वो लोग कैलकुलेटर पर प्लस माइनस करके फौरन बता देते हैं कि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे हमने टैक्स नहीं देना, बल्कि किन प्रॉफिट्स पे टैक्स देने जो टैक्स वालों की नजर में है। अब जरा सोचें करना क्या पड़ेगा, ये जो ऊपर वाली तीनों चीजें हैं ना, इनको हमें उल्टाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उल्टाना, इनको उल्टी करके रिलैक्स, इनको उल्टाना पड़ेगा। इनको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को उल्टाना पड़ेगा, और बदले में इन तीनों को रिकॉर्ड करेंगे, इन तीनों को रिकॉर्ड करेंगे। और एक चीज और आ रही है जिसमें हमें एतराज है, वो चीज जरा मैं आपके लिए ऐसे एरो डाल के हाईलाइट कर दूं, वो है 3 रुपए। 3 रुपए क्या है जी, पेनल्टी टू गवर्नमेंट। पेनल्टी टू गवर्नमेंट किसने माइनस कर ली है, अकाउंटिंग वालों ने। टैक्स वाले कहेंगे पेनल्टी टू गवर्नमेंट आपने माइनस नहीं करनी थी, इसको भी उल्टा दो, इसको भी। तो इंशाल्लाह 3 रुपए को भी मैंने बोले कुछ उल्टाना है।
एक काम करें, इन चारों को उल्टाएं, सेल से नहीं न्यूमेरिकल स्टार्ट करना, दोबारा प्रॉफिट से स्टार्ट करना है। 48 पकड़ के इन चारों को उल्टाएं और इन तीनों को रिकॉर्ड करें और कैलकुलेटर के ऊपर आपने मुझे जवाब बताना है। जिन्होंने FR2 पढ़ी हुई है उन्होंने नहीं बोलना, बाकी हजरात हाथ खड़ा करते रहें कि मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट कर ली है। 1 मिनट ले लें, ठीक है, गुड, चलो। ट्राई करें, इंशाल्लाह सही होगा, बिल्कुल सही होगा। और हाथ खड़ा रखें भाई, अब जरा सारे हाथ खड़ा कर दें जिन्होंने कर लिया। ठीक है, 30-40 हो गए हैं, बाकी 60 भी आज ट्राई कर लें ताकि बाकी क्लासों को बताया जा सके। सुबह की क्लास में 100% बच्चे। आज टेस्ट में ना सेक्शन 21 में से कुछ सवाल है कि ये खर्चा अलाउड है नॉट अलाउड है। एक वो लिस्ट होगी, इसके अलावा एक फिर आगे इंटेंजिबल्स का छोटा सा न्यूमेरिकल होगा और एक डेप्रिसिएशन का। तो ऐसे ही ना जाते जाते जरा दी जाइएगा, कोई नहीं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। तो जाते जाते ना ऐसे ही आपका सेल्फ टेस्ट हो जाएगा एक, तो जाते जाते जरा दी जाइएगा। सेक्शन 21, 22, 23, 24 था ना, आपको बताया था न्यूमेरिकल। इंटेंजिबल्स तो पहले का कराया हुआ है, वो तो जरूरी होना है ना उससे। मेरे ख्याल से 24 के। अच्छा, इसमें ना मोहतरम हम स्टार्ट पता कैसे किया करेंगे? हम स्टार्ट किया करेंगे 48 से, और ये जो टेक्स्ट वालों की किताब है ना, ये कहेगी अकाउंटिंग वालों को, अकाउंटिंग के टीचर को, मोहतरम आपने 5 माइनस कर लिया डेप्रिसिएशन, इसकी जगह ना 7 माइनस कर लें। तो 48 में फिर 5 को ऐड करना पड़ेगा। सोचें जरा, 48 तक पहुंचते पहुंचते 5 क्या हो चुकी है? सोच के बताने, जरा सोच के बताने, बहुत अटेंशन देनी है। ये एडलेस आपको आज समझ आ गया ना, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बड़ी आसानी होगी आपके लिए। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन क्या हो चुकी है? ये टैक्स वालों की किताब क्या कहेगी कि इस 5 को आपने माइनस नहीं करना था। पहले बस इतनी सी बात बता दें, टैक्स वाले कह रहे हैं 5 को माइनस नहीं करना था, अब हमने कर लिया हुआ है। अब ये तो नहीं कि यहां से पकड़ के बाहर निकाल लें। अब 5 यहां तक पहुंचते हुए क्या हो चुके हैं? तो प्रॉफिट तक आते आते 5 क्या हो चुके हैं? माइनस हो चुके हैं। इसको क्या कर दें? ऐड कर दें। तो इसका मतलब वो जो 5 माइनस हुआ है उसका इंपैक्ट सोचें खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मिसाल के तौर पे वर्किंग नंबर 1, आज मैं कौन सी इनकम निकालने लगा हूं? इनकम फ्रॉम बिजनेस। प्रॉफिट अकाउंटिंग के टीचर ने कितना निकलवा के भेजा था आपको? प्रॉफिट निकलवा के, बच्चे को तैयार करके, कपड़े शपड़े पहना के, ऐनक शैनक लगा के, बेटा जाओ आप टैक्स की क्लास में। तो टैक्स की क्लास में जब आप ये लेके आए तो चपेड़े पड़ना शुरू हो गई। अच्छा, तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने कितना माइनस किया हुआ था? 5। टैक्स वालों ने कहा यार ये 5 माइनस नहीं होना चाहिए, तब अब मैं दोबारा माइनस कर दूं, 48 में दोबारा माइनस कर दूं। दोबारा माइनस करने से तो कोई लॉजिक नहीं बनेगी, तो डबल माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो चुकी भी है एक चीज, तो उसे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन क्या कर दूं? कितने से? 5 से। अब हम टैक्स वालों को कहेंगे यार ये जाती है यार, हमने 48 कमाया था और तुम लोग 48 में 5 डाल के हमारा टैक्स ले रहे हो, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हमारे बढ़ गए हैं, कोई रहम करो, कोई गुंजाइश निकालो। वो कहेंगे नहीं नहीं परेशान ना हो, हमें ये एतराज है कि 5 की डेप्रिसिएशन आप लोगों ने क्यों माइनस की है। हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग 7 की डेप्रिसिएशन माइनस करते। हम ये क्या चाह रहे हैं आप लोग? हमने कहा वो तो हमने की नहीं। तो टैक्स वाले कहते हैं नहीं नहीं यार वो कर लो। आप बता सकते हैं कि खर्चे रिकॉर्ड किस साइन से होते हैं? एक दफा बोलना है, सोच के बोलना है, सही बोलना है। खर्चे रिकॉर्ड किस साइन के साथ होते हैं? खर्चे उल्टाए किस साइन के साथ जाते हैं? वो बात तो आपको समझ आ गई थी, क्योंकि डबल माइनस नहीं हो सकता ना ये 5। तो ये खर्चा उल्टाया है, उसके बिल मुकाबिल ये खर्चा है। खर्चे को मैंने क्या कहा करने को? खर्चा रिकॉर्ड के साइन के साथ होगा, सोच के बताएं। माइनस साइन के साथ। खर्चा रिकॉर्ड के साइन के साथ होगा। इस सेक्शन का नाम क्या रखें? टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। इसको लेस कर दें। अच्छा, कुछ बच्चे ये पूछते हैं इन दोनों का डिफरेंस लेके नहीं डिफरेंस लेके नहीं करना, संभाली नहीं जाती आने वाले दिनों में बात। ओके, और एक नॉर्म भी यही है कि इसको प्रॉपरली उल्टाया जाता है और इनको रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, अकाउंटिंग वालों ने कहा कि यार ये डेप्रिसिएशन, टैक्स वालों ने कहा यार इसको रहने दो, हमारे तो ख्याल है ये माइनस कर लो। उन्होंने माइनस कर ली। अगली काम टैक्स वालों ने कहा
सॉरी मैंने कुछ क्या बोला, टैक्स वालों ने कहा ये 5 माइनस ना करो, इसकी जगह क्या माइनस कर लो, बोले 7। इधर आ जाए, टैक्स वालों ने कहा ये 3 क्यों माइनस किया, हम कहेंगे पेनल्टी टू गवर्नमेंट, कहते हैं इसको माइनस नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसकी बजाय टैक्स वाले कुछ माइनस नहीं करने देंगे आपको, बस इसको हम नहीं, ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है टैक्स की क्लास में। हाँ तो ये बात की। अच्छा जी, तो अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चा माइनस कर लिया है, टैक्स वाले कहेंगे ये खर्चा हम माइनस नहीं करने देंगे। अच्छा, इसकी जगह टैक्स वाले और कोई खर्चा माइनस नहीं, इसकी जगह टैक्स वाले और कोई खर्चा नहीं माइनस करने देंगे। तो बताएं जी, अकाउंटिंग वालों ने इस खर्चे को माइनस कर लिया हुआ है, अब इस खर्चे को क्या करना पड़ेगा, कुछ सोचें जरा, खर्चे उल्टाए किस साइन के साथ जा सकते हैं जी, बोले, तो पेनल्टी को क्या कर दें, ऐड कर दें। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुकी हुई है, लेस हो चुकी हुई है, कितना 3। आगे चलें, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों का लॉस क्या हो चुका है, लेस हो चुका है। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों का लॉस, टैक्स वाले क्या कहेंगे, यार ये लॉस माइनस नहीं करना था, नहीं कर लिया हुआ है, कहते हैं यार उल्टा दो। लॉस खर्चा होता है, खर्चा कैसे उल्टा सकते हैं, सोचें जरा, खर्चा रिकॉर्ड तो लेस करके उल्टा कैसे सकते हैं, ऐड करके। इसका नाम क्या रखें, अकाउंटिंग वालों का नुकसान, कितना 4। टैक्स वाले कहेंगे यार ये खर्चा रहने दो, ये खर्चा रहने दो, ऐसा करो ये खर्चा रिकॉर्ड कर लो, लॉस, ये खर्चा रिकॉर्ड कर लो। तो सोचें खर्चे रिकॉर्ड किस साइन के साथ हो सकते हैं, नेगेटिव साइन के साथ। तो किनका वाला लॉस रिकॉर्ड करें, टैक्स वालों का, कितना 12। खर्चा क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने गौर से समझना है। अकाउंटिंग वाले टीचर ने प्रॉफिट तक पहुंचते हुए गेन या सेल्स भी आपको पता है 48 तक ऐड हो चुकी होती है, तो ये 9 भी इनकम है, इनकम भी 48 तक पहुंचते हुए क्या हो चुके हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, छोड़ेंगे नॉर्मल इनकम है, इसकी मैंने कोई डिस्कशन नहीं करनी। अच्छा, अब बोलें जी, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वाले टीचर ने कितनी इनकम डलवा दी, जब प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने 9 की इनकम डलवा दी, तो टैक्स वाले कहेंगे ये इनकम को हम इनकम, तो बताइए इनकम यहां तक पहुंचते हुए डली हुई है, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो ऐड हुई हुई चीज को, पहले हम लेस हुई हुई चीजों को उल्टा रहे थे, ऐड हुई हुई चीज को कैसे उल्टाएं, लेस करके। इसका नाम क्या रखें, अकाउंटिंग वालों का गेन, कितना 9। इसके बिल मुकाबिल टैक्स वाले क्या कहेंगे, टैक्स वाले कहेंगे मोहतरम एक गेन हमने आपके लिए निकाल के रखा हुआ है, एक गेन हमने आपके लिए निकाल के रखा है। जैसे आप किसी जगह मेहमान जाएं तो आपकी जेब के अंदर जो है वो चलगोजे पड़े हों, अब वो आपके जो है मेजबान के भाई इसको उल्टा दो, मैंने आपके लिए मूंगफली रखी हुई है, दुख है आपको, मैंने आपके लिए मूंगफली रखी हुई है, तो आप उसे उल्टा देंगे और वो लोग आपको लाके पेश कर देंगे। तो बताएं 9 को कैसे उल्टाएं, माइनस करके। इसकी बजाय टैक्स वालों ने कहा यार मूंगफली हमारी तरफ से, यार चलगोजे उल्टाओ, ड्राई फ्रूट हमारी तरफ से, तो अब गेन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जरा सोचें, गेन्स के साथ रिकॉर्ड होने चाहिए प्रॉफिट्स में, प्रॉफिट्स को तो बढ़ा देते हैं, तो किनके वाला गेन रिकॉर्ड कर लें, टैक्स वालों का गेन, कितना 11, 43, दैट इज माई इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब न्यूमेरिकल के फेस पे क्या होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस 43, इनकम सैलरी कैपिटल गेन अदर जो भी इनकम सैलरी। ओके, प्लीज मेक अ क्विक रिवीजन। मैं यहां पर न्यूमेरिकल दोबारा सॉल्व कर रहा हूं, मेक अ क्विक रिवीजन। प्रॉफिट कितने हैं 48 तक आते आते, मेरा लफ्ज सब फोर्सेस सुनने हैं, 1-2 मिनट आपने दोबारा देने हैं। प्रॉफिट तक आते आते खर्चा है, ये खर्चा क्या हो चुका है, खर्चा लेस हो चुका है, तो इसे ऐड करके उल्टाना पड़ेगा, इसकी जगह कोई और खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। खर्चे रिकॉर्ड के साइन के साथ होते हैं, लेस के साथ, ये पहली एडजस्टमेंट होगी। नेक्स्ट, प्रॉफिट तक आते आते खर्चा क्या हो चुका है, इस पे टैक्स वाले एतराज करेंगे कि ये खर्चे को हम नहीं मानते, तो खर्चे को फिर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट, प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते
खर्च खर्चा खर्चा, प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते खर्चा खर्चा क्या हो चुके हैं? टैक्स वाले कहेंगे इसे क्या करो, ऐड कर दो, इस खर्चे को जरा उल्टा दो, इसकी जगह कहते हैं खर्चा हमारी तरफ से। तो खर्चे को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? सोच के खर्चे को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? लेस करके। क्या इन द एंड प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते इनकम क्या हो चुकी है? ऐड हो चुकी है। इसको कैसे उल्टा सकते हैं? लेस करके। और टैक्स वाले कहेंगे गेन रिकॉर्ड कर लो। जरा सोचें गेन्स किस साइन के साथ रिकॉर्ड हो सकते हैं? सोचें जरा, गेन रिकॉर्ड करना है, गेन के साइन के साथ रिकॉर्ड हो सकते हैं। किस साइन के साथ? ऐड के साथ। कितना? 11। क्लियर? इट विल बी माई इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा यार, ये ना एक फॉर्मेट बना हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये इस वक्त मूड में है, छोड़ें सो। अच्छा, कौन सा पेज है? ओके, एक फॉर्मेट बना हुआ है पेज 136 पे, पेज 136 पर एक फॉर्मेट बना हुआ है। हमारी स्टोरी कहां से शुरू हुई थी? 48 से। उसका हमने नाम क्या रखा था? आगे आपने नहीं, नीचे देखना, नीचे देखने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन क्या हो चुकी थी? लेस हो चुकी थी। तो इसे इंशाल्लाह पेपर में क्या किया करेंगे? ऐड किया करेंगे। इसकी बजाय टैक्स वाले क्या कहेंगे? टैक्स डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस माइनस कर लो। इसकी बजाय टैक्स वाले क्या कहेंगे? टैक्स डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस माइनस कर लो। अमोर्टाइजेशन तो बात समझ आ गई, क्लियर? अच्छा, प्रॉफिट तक पहुंचते, ऊपर ना देखनी, ये ना देखें, प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते अकाउंटिंग वालों का, प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते अकाउंटिंग वालों का लॉस क्या हो चुका होगा? अकाउंटिंग वालों का लॉस। इसको उल्टा कैसे सकते हैं? ऐड करके। इसकी बजाय टैक्स वाले कहेंगे यार हमारे वाला लॉस रिकॉर्ड कर लो, हमारे वाला लॉस रिकॉर्ड कर लो। सोचें लॉसेस रिकॉर्ड किस, लॉसेस रिकॉर्ड, सॉरी ये बदले में ये है ना स्काई ब्लू, ऐसे ही। और इन द एंड आखिरी एडजस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये और से सुना गए। प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते अकाउंटिंग वालों का गेन ऐड हो चुका होगा। अकाउंटिंग वालों का गेन क्या हो चुका होगा? इसे कैसे उल्टा सकते हैं? अकाउंटिंग गेन लेस करके और टैक्स वालों का गेन रिकॉर्ड करना है। जरा सोच के बताएं गेन्स रिकॉर्ड कैसे होते हैं? तो मोहतरम ये फॉर्मेट है, अपने इसको याद भी करना है, 2-3 दफा घर में जाके नोट भी कर लीजिएगा ताकि इस फॉर्मेट में कोई गलती ना हो। और सादा सी बात, अकाउंटिंग वालों के खर्चे उल्टाने हैं ऐड करके, ऐसे ही है ना, अकाउंटिंग वालों के खर्चे उल्टाने हैं और टैक्स वालों के खर्चे लेस करके रिकॉर्ड करने हैं, और अकाउंटिंग वालों का गेन लेस करके उल्टा देने, बोलें आगे, और टैक्स वालों का गेन ऐड करके रिकॉर्ड कर देना। एक चीज और है, काश मेरे पास यहां जगह होती, लेकिन जगह तो आपको पता है फिर बना ही लेंगे हम कहीं ना कहीं। तो ऐड, ये एक नेवर एंडिंग लिस्ट है, ये ना खत्म होने वाली लिस्ट है। ये अगर आपकी रिवीजन है मजबूत तो इधर मैं जो मिसालें लिखता रहूंगा आपको कॉन्सेप्ट बनता रहेगा। फाइन टू गवर्नमेंट, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी फंड, पेंशन फंड नॉट अलाउड। किसी को याद है? सैलरी एक्सीडिंग 25,000 पर मंथ पर एम्प्लॉय अगर पे कर दी कैश में तो ये भी क्या है? बोले नॉट अलाउड है। तो सेक्शन 21 में तो ना खत्म होने वाली लिस्ट है नॉट अलाउड खर्चों की, इनको सिर्फ ऐड करते हैं, इनके बिल मुकाबिल कुछ लेस। तो अगर प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते मैंने पेनल्टी माइनस कर दिया तो उसे क्या कर देंगे? पेनल्टी टू गवर्नमेंट सिर्फ। अगर प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते मैंने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का खर्चा माइनस कर दिया है तो उसे क्या कर देंगे? अगर प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते मैंने किसी एम्प्लॉय को 27,000 रुपया तनख्वाह कैश में, याद आ रही है बातें, 27,000 रुपया कैश में तनख्वाह दे दी है प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते, तो उसे क्या कर देंगे?
तो ये तो एक नेवर एंडिंग लिस्ट है सेक्शन 21 के खर्चे इंशाल्लाह, ये हम देखा करेंगे आने वाले दिनों में। तो एक कॉन्सेप्ट बन गया ध्यान में कि फाइन भी ऐड हुआ करेगा, गवर्नमेंट को जो पे किया, अगर तनख्वाह कैश में पे कर दी वो भी ऐड किया करेगी, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का खर्चा भी, और अगर खुदा ना खास्ता प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते हमने इनकम टैक्स माइनस कर दिया वो भी क्या कर देंगे। बल्कि आपको पता है प्रॉपर्टी टैक्स, टोकन टैक्स, ये टैक्सेस माइनस हो सकते हैं प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते, बाकी नहीं। क्लियर? तो ये भी एक लिस्ट है जो ऐड की कैटेगरी में आनी चाहिए, और इसकी काफी मिसालें हैं, और इसकी मिसालें मुझे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स में वो चीजें आएंगी तो आपको याद आ जाएगा सेक्शन 21 में ये बात लिखी हुई थी। इसलिए सेक्शन 21 पूरे न्यूमेरिकल की बुनियाद है, आप समझ लें। अगर बिजनेस का न्यूमेरिकल आता है 18 नंबर का, तो उसमें से 4, 5 या 6 नंबर जो है वो आपके आ जाते हैं उसमें से, सेक्शन 21 में से। और अगर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन साथ मिला लें तो यानी कि अगर आपका जो है वो 18 नंबर का न्यूमेरिकल आता है तो 8-9 नंबर जो है वो उसी में से आ जाते हैं, बल्कि 10-11 तक भी आप समझ सकते हैं। तो ये मेन सेक्शन है न्यूमेरिकल्स के लिए, 21, 22, 23, 24 जो आपको टेस्ट में भी दिए हुए हैं। लेकिन टेस्ट में ऑब्वियसली न्यूमेरिकली उस तरह टेस्ट नहीं होंगे जिस तरह आज न्यूमेरिकल्स, क्योंकि हम अभी कल से पहले छोटी छोटी कैलकुलेशंस कर रहे थे, और आज हमने जो है वो इन कैलकुलेशंस की बेस पे न्यूमेरिकल करना आज पहली दफा सीखा है कि बिजनेस के चैप्टर में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। असल में सैलरी का चैप्टर जो है ना, सीधी सीधी चीजें होती थी, बेसिक सैलरी ऐड कर दो, हाउस रेंट अलाउंस ऐड कर दो, ये इधर जरा थोड़ा सा सोचना पड़ा है हमें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये फॉर्मेट बना हुआ है, इस फॉर्मेट को भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं हम। कुछ पढ़ लें आज, मेहरबानी होगी। नहीं नहीं नहीं, हाथ होगी। आ जाए यार पेज 130। अब ये सारे न्यूमेरिकल करने हैं 14 के 14 आपने, और कोई मसला आया साथ वाले से पूछ लेना, इंशाल्लाह वो बता देगा। इनमें कोई ऐसी बातें नहीं है 14 न्यूमेरिकल्स में। और लगे हाथों ये 7 इंटेंजिबल्स वाले भी जरा नजर मार लीजिएगा, भूले ना हो, इनको नजर मार लीजिएगा खाली। ये 7 इंटेंजिबल्स वाले थे, 2 से 3 मिनट लगेंगे, तो नजर मारते रहा करें। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, पेज नंबर कौन सा है? 143। 143 के ऊपर प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है। अच्छा, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? बिजनेस शुरू होने से पहले के खर्चे या बिजनेस शुरू होने के बाद के खर्चे? बिजनेस शुरू होने से पहले के खर्चे। अच्छा, आप मुझे कोई राय दें, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं इन खर्चों को हमें क्या करना चाहिए? इन खर्चों को हमें क्या, अच्छा आपको होमवर्क ना दे दूं, एक पेज 194 वाला न्यूमेरिकल आप होमवर्क में कीजिएगा। पेज 194, पेज 194 मिल गया सवाल? पेज 194 पे क्या नाम है क्वेश्चन का? मिस्टर उमर। ट्राई करेंगे कैलकुलेटर पे या लिख के? लिख के, साथ कैलकुलेटर पे यूज कर लीजिएगा। अच्छा, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर ये कौन से खर्चे होते हैं बिजनेस शुरू करने से पहले या बिजनेस शुरू करने के बाद? प्रीपेड कार्ड क्या होता है? पहले खरीद लेते हो, बाद के अंदर कॉल करते हो। अच्छा, प्री में वैसे मोबाइल को भी फारग कर दो 3 महीने के लिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का आधा महीना, ये फारिग कर दो मोबाइल को, अल्लाह जान छुड़ाई इससे। अच्छा जी, बड़े बड़ों को खराब कर देता है। ओके, बताएं जी, टाइम जाया करना। अच्छा बताएं, टाइम बिजनेस शुरू करने से पहले कौन से खर्चे हो सकते हैं? नंबर 1 फिजिबिलिटी, समझाने की जरूरत नहीं, फिजिबिलिटी स्टडी क्या है, नहीं भी समझ आए तो कोई मसला नहीं, ये एक लफ्ज होता है। तो बिजनेस शुरू करने से पहले आप देखते हैं मेरा बिजनेस फिजिबल भी है या नहीं। नंबर 2 कंस्ट्रक्शन ऑफ सैंपल्स, सैंपल बना के चेक करते हैं, मॉडल चीजों के बना के चेक करते हैं, प्रोटोटाइप्स होते हैं, मॉडल सैंपल, छोटे छोटे मॉडल बना के चेक किए, छोटी सी गाड़ी बना के चेक की होंडा वालों ने, ये कैसी चलेगी। और टाइल प्रोडक्शन भी सेम चीज है, मॉडल सैंपल बना के चेक किए। ये बिजनेस शुरू करने से पहले खर्चे क्यों करने हैं? ताकि बिजनेस में जब ये चीजें आए तो प्रॉपर तरीके से इनको टेकअप किया जा सके। ओके, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस व्हिच इज होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग बला बला बला। यार ये बता दें, इट शैल नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर फॉर लैंड। यार बिजनेस से पहले अगर आपने लैंड खरीद ली ना, लैंड, तो इसे नहीं कह देना खर्चा और खर्चों में डाला हो लैंड को। तो वैसे भी जो प्री कमेंसमेंट की मिसालें हैं ना वो 3 है। नंबर 1 फिजिबिलिटी स्टडी, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ट्रायल प्रोडक्शन। सैंपल वगैरह बनाने पे, जो दवाइयां अगर आप बना रहे हैं तो दवाइयों के सैंपल बनाने हैं, तो बोतलों का और शीशियों का खर्चा, ये प्री कमेंसमेंट का खर्चा है बिजनेस की। या आपने किसी कंसल्टेंट को पैसे दिए और कहा बताओ हमारा बिजनेस कैसा चलेगा, ये फिजिबिलिटी स्टडी। लेकिन अगर आपने जो है वो 10 करोड़ की लैंड खरीद ली और उसे कहीं इसमें मैं सेक्शन 25 लगाऊंगा, नहीं 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 नहीं, तो लैंड माना बिजनेस से पहले खरीदी जाती है, लेकिन लैंड के लिए ना कोई सेक्शन वैसे लॉ में है ही नहीं, क्योंकि लैंड तो ना डिप्रिशिएट होनी होती है ना इस सेक्शन के अंदर खर्चा रिकॉर्ड होगा। क्लियर? और फॉर एसेट विच इज डेप्रिशिएटेड और लैंड एंड सॉरी बिल्डिंग के ऊपर या प्लांट के ऊपर ये सेक्शन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सेक्शन 22 उनके लिए है। तो अगर आप बिजनेस शुरू करने से पहले बिल्डिंग खरीद लें तो ये सेक्शन लगेगा या 22 लगेगा? अच्छा, अगर बिजनेस शुरू होने से पहले सॉफ्टवेयर खरीद लिया तो ये सेक्शन लगेगा या सेक्शन 24 लगेगा? तो मोहतरम, लैंड के लिए भी ये सेक्शन नहीं है। नंबर 2 डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए भी ये सेक्शन नहीं है। और नंबर 3 इनटेंजिबल्स के लिए भी ये सेक्शन नहीं है। तो भाई सेक्शन में फिर बचा क्या? वो बचा क्या? इतने ज्यादा खर्चे बचे, ये खर्चे आपके लैंड, बिल्डिंग और इसके अलावा है।
ये खर्चे इस सेक्शन में आएंगे और ये नीचे वाले 3 इस सेक्शन में नहीं आएंगे। पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात, अब होगा क्या, अ पर्सन शैल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। वैसे ना अपने समझने के लिए लिख लें एट 20%, नीचे वैसे उसने लिखा हुआ है एट 20%। आपको खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी प्री कमेंसमेंट का कितने परसेंट, 20%। ये नीचे वैसे उसने लिखा हुआ है। असल में ना एक लोगों ने सवाल पूछा था लॉ मेकर से कि यार हमने लाख रुपया देके फिजिबिलिटी बनाई, लाख रुपया देके फिजिबिलिटी बनाई और सैंपल वगैरह बनाने पे खर्चा आया 50,000, तो हमारा 1,50,000 टोटल खर्चा बना है। इस खर्चे को फौरन ही खर्चे में ना डाल लें। लॉ मेकर ने कहा नहीं यार आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डालो। हमने कहा कैसे आहिस्ता आहिस्ता, कहते 5 सालों में खर्चे पे डाल दो। हमने कहा 5 सालों का क्या मतलब, कहते दूसरा मतलब ये कि 20% रेट लगा दो, 20 20 20 20 20 5 साल बन गए ना, तो 5 सालों में इसको स्ट्रेट लाइन बेस पे खर्चे में डाल दो। अ पर्सन शैल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। तो बिल्डिंग खरीदने के अलग रूल हैं, सॉफ्टवेयर खरीदने के अलग रूल हैं। इन तीनों का रूल क्या है कि इनकी लाइफ हमेशा ही 5 साल समझी जाएगी। हालांकि ये खर्चे कई साल वैसे फायदा देते हैं, लेकिन इनकी लाइफ हमेशा ही क्या समझी जाएगी, 5 साल का मतलब एक और भी होता है 20%। इट शैल बी अमोर्टाइज्ड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एट द रेट ऑफ 20%। शुक्र है यार अगली दोनों बातें तो आपने पढ़ी हुई हैं पहले। वो क्या बातें हैं, आपने प्री कमेंसमेंट एक्सपेंस किया, यानी फिजिबिलिटी बोले, फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी की आपने मिसाल के तौर पे 12,000 रुपए की। अब ये जो 12,000 रुपए की 10,000 कर लें, 10,000 की आपने फिजिबिलिटी स्टडी की, ये आपके पास 5 साल हैं, कितना कितना खर्चे में डालेंगे, 2-2 हज़ार, सारे 2-2 हज़ार। अच्छा, तो 5 सालों में 2-2 हज़ार खर्चा डाल देंगे। जब 5 साल गुजर जाएंगे तो कोई गाय क्लास में, कोई GUY मुझे बता दे क्लास में कि इस साल कितना खर्चे में डालेंगे, 0। क्यों? एक जग में से कितना पानी निकाला जा सकता है, जितना H2O उसमें हो, उससे ज्यादा तो पानी नहीं निकाला जा सकता। तो मैक्सिमम कितना अमोर्टाइज किया जा सकता है, जितना खर्चा है। व्हाट इज खर्चा, 10। तो कितना अमोर्टाइज किया जा सकता है, 2 2 2 2 2 10। अगर छठे साल आप कहें कितना खर्चे में डालेंगे, तो छठे साल खर्चे में, ये बात अभी सुबह सुबह भी डेप्रिसिएशन में कराई थी। द टोटल डिडक्शंस, टोटल डिडक्शन से मुराद है टोटल अमोर्टाइजेशन डिडक्शंस। द टोटल अमोर्टाइजेशन डिडक्शंस इन करंट एंड ऑल प्रीवियस ईयर्स शैल नॉट एक्सीड द प्री कमेंसमेंट एक्सपेंस। लिखें शैल नॉट एक्सीड द प्री कमेंसमेंट एक्सपेंस। जी फैसल, total amortization deductions in current and all previous years shall not exceed the, यार इस फिक्रे को ना समझिएगा। असल में आप समझ लें, मैं आपसे यहां खड़े होकर बात कर रहा हूं, मैं भी यहां जाता हूं। क्या लिखा हुआ है लफ्ज, द टोटल अमोर्टाइजेशन। अब इधर देखें, आगे मुझे याद आ गया, the total amortization deductions in current and all shall not exceed the pre-commencement expense। वही बात है जिस तरह उधर बात की थी, the total depreciation shall not exceed the cost of asset। लेकिन इसको याद करें जरा, ये थोड़ी सी इंग्लिश अजीब से लिखी हुई है। the total amortization deductions in and all shall not be greater than, नहीं कॉस्ट का लफ्ज ना बोलें यहाँ पे, असल में इसका लफ्ज प्री कमेंसमेंट एक्सपेंस बोलें। शैल नॉट एक्सीड, आखिरी दफा दोबारा बोल दें, द टोटल अमोर्टाइजेशन डिडक्शंस, यहाँ खड़े होकर बोलें, इन करंट एंड ऑल प्रीवियस ईयर्स शैल नॉट एक्सीड द प्री कमेंसमेंट एक्सपेंस। अच्छा, एक सवाल आपसे अलग से पूछने लगा हूं, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि टैक्स वाले आपसे कहें यार क्या किया शुरू, आप कहें फिजिबिलिटी शुरू की है, अबे किस चीज की फिजिबिलिटी कर रहा है तू 10,000 में, आप कहें यार वो मैंने ना डेंगू की वैक्सीन बनानी है, ओ जबरदस्त रे, चाह गया रे, तो ले ले यार, ये मजे कर, चल 10,000 को फौरन खर्चे में डाल। यानी तू अमोर्टाइज ना कर, छोड़ पड़े, रिलैक्स कर। क्या टैक्स वाले इतने रहमदिल हो सकते हैं? जी हो सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं, लेकिन ऐसा ना रेयर सर्कमस्टांस में होगा कि टैक्स वाले आपको कहेंगे कि अगर आपने कोई खर्चा किया है तो फौरन खर्चे को कहां डाल लो, एक ही साल में खर्चे में डालो, फिर ऐसी सूरत में आपको आहिस्ता आहिस्ता अमोर्टाइज
नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये रेयर सर्कमस्टांस में ऐसा हो सकता है। अब मैं अगला पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूँ, पॉइंट 4। ये आपने नोट कर लिया था पॉइंट 3 के लिए? नहीं सर, तो यस सर करें सर, ये पॉइंट 3 के लिए नोट करना था। 3 है ना सेकंड लास्ट पॉइंट। ओके, फ्लाई कर रहा है ये, फ्लाई 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 फ्लाई, चल रुको रुको रुको, कोई नहीं कह रहा, छोड़ो। अच्छा जी, यार अमोर्टाइजेशन कब रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। नो अमोर्टाइजेशन शैल बी वेयर फुल वेयर फुल एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज अ खर्चा इन द ईयर ऑफ इनकरेंस। जिस साल वो खर्चा हुआ अगर टैक्स वाले पूरा ही खर्चे में डालने दें तो फिर आपको इनटेंजेबल बना के, इनटेंजेबल तो इसे कहते नहीं है, प्री कमेंसमेंट इसका नाम है ना, उस सेक्शन से लग रहे, तो फिर आपको इसको अमोर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। ये वही बात है जो हमने चंद दिन पहले, ये चौथी दफा मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाली बात। चलें, मुझे लेके जा रहे हो या मेरी कॉपी लेके जा रहे हो? तुझे नहीं लेके जा रहे, तेरी कॉपी लेके जा रहे हैं। चलो ले जाओ, कहाँ लेके जा रहे हो? चुप करो, ले जाओ इसको, डालो ट्रक में। ओ सॉरी, तो क्या बना जी रूल? इन रेयर सर्कमस्टांस टैक्स वाले कहेंगे इफ यू, और बाय कितों आ गया, इफ यू incur a specific expense, if you incur a take full cost directly to expenses, तो पूरी 10,000 कॉस्ट को फौरन क्या ले जाओ, बट इट विल हैपन इन रेयर सर्कमस्टांस। क्लियर? तो रेयर सर्कमस्टांस में टैक्स वाले ये कह सकते हैं कि जितना खर्चा किया फौरन सारे को कहां ले जाओ, उसी साल खर्चे में ले जाओ। ओके, ये डेप्रिसिएशन के न्यूमेरिकल्स में अगर कोई मसले आए ना तो ये आपको दाएं वाले से डिस्कस कर लीजिएगा, या फिर आपको जब 2 क्लासों के बाद आएंगे मेरे से कर लीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल को इतने मसले आएंगे डेप्रिसिएशन में। अगर आपकी ग्रिप मजबूत है और आपको आती हैं तो फिर कोई मसला नहीं। और बिल्डिंग में याद रखिएगा, और भाई मैं अभी क्लोज नहीं कर रहा, बिल्डिंग में याद रखिएगा वो जो गड़बड़ करते होते हैं ना, बीबी को एक्सटेंड करना, वो सिर्फ वो 4 रूल्स पहले एक्सेप्शन में नीचे जाके पढ़ लीजिएगा। बीबी को एक्सटेंड तब करने बीबी के फॉर्मूले को जब कंसिडरेशन कॉस्ट से, वरना बीबी को एक्सटेंड करने की जरूरत। और गाड़ी में अजीब सा काम पता है कब करना है, जब गाड़ी की कॉस्ट 25 लाख से अगर उससे कम है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा बच्चे शोर मचाते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, सर पढ़ाते रहे। सेक्शन 26 साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है जी? साइंटिफिक रिसर्च पहले पढ़ लेते हैं। साइंटिफिक मीन्स एनी एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ नेचुरल, और ये कोई साइंस होगी हमें क्या, फॉर द पर्पज ऑफ एनिमल, सॉरी फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स मीन एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इन पाकिस्तान। डेफिनेशन का लेवल चेक करेंगे। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इन पाकिस्तान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। अच्छा कई लोग ना खुद साइंटिफिक रिसर्च नहीं करते, वो कहते हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो फिर किसी इदारे को बना के वहां रिसर्च शुरू कर देते हैं। 2 4 6 लोग मिलकर इदारा बना लेते हैं, इंक्लूडिंग एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन। लेकिन ये इदारा फिर आपको बोर्ड से क्या करवाना पड़ेगा, अप्रूव कराना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे होंडा और टोयोटा और सुजुकी वाले मिलके एक इदारा बना लें कि यार गाड़ियां बनानी है, उसके लिए साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, तो कई दफा लोग मिलके भी इदारा खोल लेते हैं। वैसे आमतौर पे तो लोग अपनी रिसर्च खुद ही करते हैं। अच्छा ये 3 चीजें सेक्शन में नहीं गिरेंगी साइंटिफिक रिसर्च के सेक्शन में। ये जरा बता दें कौन कौन सी चीजें। साइंटिफिक रिसर्च की लेबोरेटरी की बिल्डिंग होगी, कोई बिल्डिंग, साइंटिफिक रिसर्च की लेबोरेटरी की जो बिल्डिंग होगी उस पर ये वाला सेक्शन लगेगा या सेक्शन 22 लगेगा? सेक्शन 22 लगेगा। समझ आ गई ये बात? तो पिछले भी अभी पढ़ी है उस सेक्शन में भी। और साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा तो सेक्शन 26 की रोशनी में टेकअप करेंगे या सेक्शन 24 की रोशनी में? अदर देन लिखा हुआ है ना। और अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च करने में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद ली, मिसाल के तौर पर लैंड लिख लें, तो लैंड के ऊपर ये सेक्शन, यार ये तीनों बातें इधर भी पढ़ी हैं आपने कि लैंड पे नहीं लगेगा, बिल्डिंग पे नहीं लगेगा, सॉफ्टवेयर पे नहीं लगेगा, ये तीनों बातें इधर भी हैं। क्लियर? और आखिरी बात, जाते जाते कई लोग ना ऐसे ही खुदाई शुरू करके कहते थे
हम खजाना निकाल रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च। हाँ मेरे को रख के मारी छुपे, कहते ये नहीं होती साइंटिफिक रिसर्च, नहीं है बस उसकी नजर में। फॉर एग्जिस्टेंस, फॉर एसरटेनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल डिपॉजिट, लोकेशन ऑफ नेचुरल डिपॉजिट या क्वालिटी ऑफ नेचुरल डिपॉजिट। तो लिख लें खुदाई का खर्चा, ये कोई खर्चा नहीं है लॉ मेकर की नजर में, ये शायद नॉट अलाउड टाइप समझ लें, लेकिन इस पर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, अगर करनी होती मैं खुद करता। तो कोई लोग नेचुरल डिपॉजिट ढूंढने के चक्कर में जमीन की खुदाई कर बैठे, पहाड़ों की सुरंगों की खुदाई कर बैठे, तो क्या इस सेक्शन में ये खर्चा माइनस करने की इजाजत है? अब है या नहीं, या किस सेक्शन में माइनस करना है, ये बहस हमारे स्कोप में नहीं है। तो बता दें जी साइंटिफिक रिसर्च में कौन कौन से खर्चे माइनस नहीं हो सकते। ये पॉइंट 1 जो है वो सादा सा है, डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर इन पाकिस्तान होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस। यार फिर ये होंगे कौन से खर्चे? ना साइंटिफिक रिसर्च की लैंड खर्चा है, ना साइंटिफिक रिसर्च की बिल्डिंग खर्चा है, ना साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए अंदर पड़े हुए सॉफ्टवेयर खर्चे हैं। तो मोहतरम फिर ये साइंटिफिक रिसर्च में खर्चे बचेंगे कौन से? यार साइंसदानों की तनख्वाहें, साइंटिस्ट की सैलरी, ये एक बहुत बड़ा खर्चा होगा, ये खर्चा माइनस करने की इजाजत है, ये खर्चा माइनस करने की। साइंटिस्ट सैलरी, साइंटिस्ट के स्पेलिंग मुझे भूले हुए हैं इसलिए मैंने नहीं लिखे, आप लोग लिख लें, साइंटिस्ट साथ से देख के लिख लें, साइंटिस्ट सैलरी दोनों देख रहे हैं, ओके। तो साइंटिस्ट की सैलरी माइनस करने की इजाजत है, ठीक है जी, ओवर।